नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है, जो कल के दिन लास्ट होगा हुबली जोन वाले का, उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। और इस वीडियो में वो वही टॉपिक की बात होगी जो टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है, जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिला है, ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा कल के एग्जाम में मिल जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और साथ ही साथ मैं मौखिक रूप से बहुत सारे टॉपिक जो बता दूंगा उन्हें देख लीजिएगा। अभी आपके पास है 10-12 घंटे, तो 2-4 घंटे मेहनत कर लीजिए, इनका फल अच्छा ही आने वाला है। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है कि हैलोजन अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ग का तत्व है, आपको सबसे पहले जितना हो सके आवर्त सारणी में जितना जानते हैं उतनी आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि अब कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100 में 100 क्वेश्चन बनाए ही जाए। आप 100 में अगर 65 भी सही सही बना दिए तो आपका जो है रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा इस बार जी, ठीक है। तो हैलोजन किस वर्ग का तत्व है, तो आपका जो है वर्ग 17 का तत्व है। वहीं पे वर्ग जो 18 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें जो है आपका अक्रिय गैस, जिसे इनर्ट गैस कहा जाता है, इसको रखा गया है। अब इनर्ट गैस क्या क्या होता है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेयॉन, नियॉन, रेडॉन, ये सब आपका इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। तो इसीलिए जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी अन्य तत्व से संयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इसका नाम इनर्ट हो गया। तो ये बातें सब आपको ध्यान रखना है मोटे मोटे तौर पे। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं? 118 हैं। 91 मेटल है। नन मेटल की बात करें तो 20 है। और न तो मेटल और ना ही नन मेटल, यानी जो उपधातु हैं जो बीच के हैं, ये 7 हैं। और सबसे अंतिम उपधातु जो है आपका, ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका पोलोनियम है, ठीक है। पोलेनियम की सबसे अधिक समस्थानिक है आपका 27। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक आपका फ्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता आपका क्लोरीन का है। जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना लिखना संभव नहीं, तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मौखिक रूप से सबको कुछ इत्मीनान के साथ सुनिए। सुना हुआ काफ़ी याद रहती है, ठीक है। तो ये सब है, चलते हैं आगे। इसके अलावा यहाँ पे आवर्त सारणी में अगर डिफ्रेंशिएट करने से क्वेश्चन आती है कि मोस्ले और मेंडलीव में, तो भी आप पीछे मत हटना। प्राचीन वाले में जो है 7 आवर्त और 9 वर्ग था, लेकिन आधुनिक वाले में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। खोजकर्ता मोस्ले हैं, प्राचीन वाले के मेंडलीव थे। इसके अलावा जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, प्राचीन वाला जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इसमें जो है इसकी बात मैंने कर ही लिया। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपको बहुत परेशान करता रहता है, इसमें 3 स्थिति होती है, फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ये दोनों ही आप पहले से प्री प्लान रहे, आपको जो है फिगर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाता है वहाँ पे कि कोई दिक्कत होगी। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि उंगलियों जो 3 का यूज किया जाता है, अंगूठा, तर्जनी और बीच की उंगली, ठीक है। तो इसकी जो है आपको दिशा पूछा जाता है कि भाई किसको इंगित करता है। यही अभी तक पूछा गया है जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुई है और जितनी बार ये रिपीट किया है, कम से कम 10 टाइम तो पूछा गया है। आई होप कल के दिन भी आपको देखने को मिलेगा ये, है ना। तो फ्लेमिंग के जो अंगूठा है, जो तर्जनी उंगली है, इसे आपको याद नहीं रखना है। ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र को ही इंगित करता है। तो चाहे बाएं हाथ का नियम हो और चाहे दाएं हाथ का नियम हो, तो तर्जनी को मैं यहाँ से कर लूँगा कटिस, क्योंकि मुझे इसे याद ही नहीं रखना है। दोनों कंडीशन में ये चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को ही इंगित करता है। अब रह गया अंगूठा। अंगूठा जो है, जो दाहिने हाथ का नियम है, इसमें लंबा लिखा हुआ देख सकते हैं आप, चालक की गति की दिशा, और जो बाएं हाथ का नियम है उसमें चालक की दिशा। दोनों में थोड़ा सा फर्क आपको महसूस हो गया होगा कि जो दाहिने हाथ के नियम है इसमें 5 वर्ड में लिखा गया है, बाएं हाथ के नियम में 3 ही वर्ड में लिखा गया है। उसी प्रकार से जैसे मैं याद रखना आपको सिखाया हूँ, दक्षिण की गंगा कावेरी 3 बार में लिखा गया है, दक्षिणी गंगा 2 बार में लिखा गया है, तो गोदावरी। उसी प्रकार से आप इसे भी याद रख लें, क्या होती है, टोटका ही कर लीजिए, नंबर मिल जाए तो बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे अंगूठा जो है, अगर दाहिने हाथ की बात हो, आदमी का वैसे भी जो है 90% लोग दाहिने हाथ से ही ज़्यादा काम करते हैं, तो दाहिने हाथ का जो है अगर पूछा जाए तो इसकी ज़्यादा वैल्यू है हमारे यहाँ हिसाब से, तो इसमें ज़्यादा वर्ड वाले हैं। चालक की गति की दिशा, बाएं हाथ की कम जो है आपका जो है योगदान रहता है किसी काम में, तो चालक की दिशा को इंगित करता है। मध्यमा तर्जनी को याद नहीं रखना है, चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा जो रह गया बीच की उंगली, ये आपको
प्रेरित दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा जो है आपकी दाहिने में और बाएं में जो है धारा की दिशा। तो बायां में जो है धारा की दिशा। फिर से आप यहां से याद रख सकते हैं, जो बीच की उंगली मध्यमा भी है ये बाएं हाथ में जो हमेशा कम वर्ड में है। देख लीजिए, धारा की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ये भी 5 है। चालक की गति की दिशा 5 बार में लिखा है, चालक की दिशा है। तो मैं ऐसे ही टोटका से याद रख लिया हूं कि बाएं हाथ का आएगा ना तो कम वर्ड में लिखा रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पंचवर्षीय योजना पे मैंने आपको पीडीएफ भी दे चुका हूं, शायद अगर नहीं दिया हूं तो बता देना भैया, मैं सेंड कर दूंगा। क्या करूंगा, रख के, ठीक है, उन्हें दे दिया हूं ना, फिर से सेंड कर दूंगा। तो पंचवर्षीय योजना जो है मोटे मोटे तौर पे आपको पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 12वीं, इतनी पंचवर्षीय योजना जरूर देख के जाना है। बाद चाहे देखिए चाहे मत देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन जो आया है 1, 2, 3, 5, 12 से आया है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में जो प्रधानमंत्री उस समय होते हैं ये आपको जरूर देखना है। लक्ष्य जो है रेयर केस में एक दिन पूछा गया था कि भाई कितनी % रखी गई थी और कितने % की प्राप्ति हुई थी, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको प्रधानमंत्री याद रखना है, उसके एक मतलब आप अगर प्रधानमंत्री की ही ईस्वी याद रख ले तो आपको पंचवर्षीय योजना के समय पता चल जाएगा भाई प्रधानमंत्री कौन था। तो ये सब आपको देख लेना है, मैंने पहले ही वीडियो दे रखा है। यहाँ पे मैंने एक पंचवर्षीय योजना, जैसे ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पे प्रधानमंत्री काफी बदलाव हुए हैं। यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू है और ये डाई इन हार्नेस हुआ था, है ना, ये जो है फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, इसे पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे प्रधानमंत्री में। तो इसके बाद जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री आपका गुलजारी लाल नंदा बने थे। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अभी भी जो है जवाहरलाल नेहरू के पास ही है ना। इसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी हमारा सेकंड प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जो है आपका कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जब ये रिजाइन दे दिए। ठीक है, इसके बाद जो है इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री, और इसके बाद में जो आप जानते ही हैं, इसके बीच में एक उथल पुथल हुआ। फिर जो है एक आपका मोरारजी देसाई आए, फिर से इंदिरा गांधी आए, राजीव गांधी आए, नरसिम्हा राव आए, तो इस प्रकार से चरण सिंह भी आए इसी बीच में। तो ये सब आपको देख लेना है, पूरा एक सीट ही दे दिया हूँ। आप कहिएगा तो प्रधानमंत्री का लिस्ट भी टेलीग्राम के लिंक में डाल दूंगा, एक बार लुक मार लीजिएगा। आज कुछ सीखने के दिन नहीं है, आज सिर्फ आपको देखने समझने के दिन है। ठीक है, और मेरा एक से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया जो है 100 क्वेश्चन तक आप जरूर पहुंचे, क्योंकि जितने बच्चे से मैंने अब तक मिला है, मैं इस बार घर गया था दुर्गा पूजा में, बहुत सारे बच्चे ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। मैं उनसे पर्सनली मिला तो मैं ये पूछा तो कैसा क्वेश्चन रहता है, तो बोला भाई आप तो कराते ही, आपको तो पता ही है। लेकिन मैं इतना बताया कि जो 70-75 के बाद की क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन की लेवल काफी ईजी हो जाती है। यानी कोई बच्चे अगर 75 तक पहुंचा, आगे पहुंच ही नहीं पाया, तो 25 जो रसगुल्ला था वो छूट गए, तो वहीं पे रिजल्ट अटक गया। तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि मुझे 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। जो बच्चे अभी तक बचे हैं उनके लिए है। इसके बाद इसी योजना से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट हैं, तो मैं चलता हूँ आगे, है ना। इसके अलावा जो पैरा ओलंपिक है, जो मुख्य ओलंपिक है, इसके तो आपके गिनी चुनी खिलाड़ी है, आप जानते ही हैं, क्योंकि मुख्य ओलंपिक में जो है सभी इतने बड़े बड़े स्टार हैं कि सब जानते हैं। नीरज चोपड़ा को कौन, पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता, है ना। लेकिन जो पैरा ओलंपिक है ये थोड़ा जो है मतलब इतने फेमस नहीं रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में लगभग देखा गया है। पिछले शिफ्ट में देवेंद्र झाझड़िया देखा गया है। आज ही दिल्ली का जो एग्जाम था आपका कांस्टेबल का, वहाँ भी फर्स्ट शिफ्ट में देवेंद्र झाझड़िया को पूछा गया है। तो पैरा ओलंपिक किसी न किसी रूप में टारगेट है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो अवनी लेखरा जो राजस्थान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ब्रांड एम्बेसडर है, निशानेबाजी से है। सुमित अंतिल भी पूछा गया है, जेवलिन थ्रो से है। मनीष नरवाल नहीं पूछा गया अभी, ठीक है, तो ये निशानेबाजी से है। और एक आपका प्रदीप नरवाल है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना अगर पूछा जाए तो। ये कबड्डी से है प्रदीप नरवाल, ये पहले पटना पायरेट्स के कैप्टन हुआ करते थे। अभी मनीष नरवाल जो है ये निशानेबाजी से है। प्रमोद भगत आपका जो है बैडमिंटन से है, और कृष्णा नागर भी बैडमिंटन से है। तो ये जो है पांचों जो स्वर्ण पदक विजेता है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपका। और एक कांस्य पदक विजेता से भी क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक जो है रजत पदक से नहीं पूछा गया। हाँ, देवेंद्र झाझड़िया को पूछा गया ना, देवेंद्र झाझड़िया को पूछा गया रजत पदक से, ठीक है। जेवलिन थ्रो के ये भी है। उसके बाद आपका कांस्य से पूछा गया था। तो अभी जो है आपको क्या करना है, ये मैं सीट दे दूंगा आपको। जो है ये स्वर्ण पदक वाला जो पांचों है ना, तो अवनी लेखरा तो आपको याद ही है, नहीं रखना याद। सुमित अंतिल भी जानते हैं, प्रमोद भगत को नहीं जानते। प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और जो मनीष नरवाल है, इन तीनों को आपको याद रखना है किस खेल से है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देवेंद्र झाझड़िया जी को नहीं याद रखना है क्योंकि आपको जानते ही काफी मतलब भाविना पटेल को भी नहीं याद रखना है, टेबल टेनिस से है ना। तो ये सब जो है आपको देख लेना है, ठीक है दोस्तों। मेरा ये नहीं है कि मैं पूरा जो रह के जो है एक एक वर्ड मैं यहाँ पे पढ़ूँ, क्योंकि मुझे आपको आज बहुत कुछ बताना है जहाँ से आपके कल एग्जाम में फायदे होंगे। और कल फायदा हो जाए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक है, तो 12 बैंक है, ठीक है।
अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं, मैं एक आइडिया के लिए ऐसा लिखा हूं। आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा बैंक जो है आपका कोऑपरेटिव बैंक है। तो जो भाई जो 12 बैंक है ना, इसके अलावा जितने भी दुनिया की बैंक है सभी प्राइवेट बैंक है, वो कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है। तो आप टिक करके आ जाइएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सभी जानते हैं, मैक्सिमम आदमी का खाता इसी में होगा, है ना, जो स्टूडेंट खाता है। तो भैया ये सबसे बड़ी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक सेकंड नंबर की बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड नंबर की बैंक है। अब मैं बैंक से रिलेटेड यहाँ पे सारा मसाला लिखने वाला हूँ, आरबीआई को भी इंक्लूड करके, तो आप अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हो गए? 12 बैंक हो गए। इसके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इतने जो है आपका 12 बैंक है, जिसमें आपको क्या क्या याद नहीं रखना है? तो एसबीआई याद नहीं रखना। हाँ, एसबीआई की स्थापना जरूर याद रखनी है, 1955। इसका पहला नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर इसी का नाम 1955 में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। वर्तमान में इसके प्रमुख जो है खारा है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत में प्रथम बैंक राष्ट्रीयकरण जो है बैंकों का 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का हुआ गया था। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम बार हुआ था, तो 14 बैंकों का। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ 8 बैंकों का 1980 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास है वर्तमान में। अब यहाँ से गवर्नर की क्रम पूछा जाएगा तो 25वां गवर्नर होगा। अगर आपसे 24वां पूछा जाएगा तो कौन होगा? उर्जित आर पटेल, ठीक है। इसके बाद अगर आपको पहला गवर्नर पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा ओसबर्न स्मिथ। क्या? ओसबर्न स्मिथ हो जाएगा। इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाता है तो सीडी देशमुख हो जाएगा। ये हो गया गवर्नर की बात। अब आरबीआई से बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक एक बात बता दे रहा हूँ। आरबीआई का क्या क्या काम है? नोटों का निर्गमन करना, इसके अलावा मौद्रिक नीति बनाना। आरबीआई का प्रमुख कार्य है सीआरआर तय करना, सीएलआर तय करना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना। इसके अलावा सभी कॉमर्शियल बैंकों को लोन देना, लेकिन विषम परिस्थिति में कॉमर्शियल बैंक से ये लोन लेता भी है, इसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एक एक फार्मूला जान लीजिए, क्योंकि पिछले समय सीआरआर का पूछ दिया गया था कि क्या होता है भाई, है ना। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है ये वो धन होता है जो कॉमर्शियल बैंक अपने जमा पूंजी का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटी जमा रखते हैं, उसे सीआरआर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रेपो रेट जो है वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है, और रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई ही कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारे फार्मूला। उसके अलावा 1 रुपए की नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार की जो है साइन होती है। इसके अलावा जितने भी नोट है सभी पे आरबीआई का साइन होता है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ये वित्त मंत्री के सलाह पे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो राष्ट्रपति नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि जनरली जो बड़े बड़े पोस्ट है और राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। इसके अलावा लोगों की बात करें तो तार की वृक्ष है और एक जो है इस प्रकार से शेर है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो टकसाल है मिंट है, ये आपका सालबोनी मुंबई, बैंक नोट प्रेस जो नासिक में है, देवास में है। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। और अखबारी कागज का जो ये है ये नेपाल नगर मध्य प्रदेश में है, इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पे अभी तक मैंने 80% टटोला है, जितने भी त्योहार आया है इसी सीट से आया है। 20% जो है जिसमें एक दिन आपका पूछा गया था कि बुसु कुछ इस प्रकार से त्योहार था, ये मैंने इसमें नहीं सेवा, 2-3 दिन डिफरेंस हुआ, नहीं तो मैक्सिमम दिन जो है इसी से आया है आपका। तो जो लोसार त्योहार है ये आपका हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है। बेसिकली ये बुद्ध धर्म का त्योहार है, और जहाँ भी बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं मनाया जा सकता है। एक आपका लोसांग है जो नीचे दिख रहा होगा, तो ये त्योहार आपका जो है लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग की बात करेंगे तो सिक्किम, और लोसार की बात करेंगे तो इन तीनों में से कहीं भी, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये सब कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हॉर्नबिल जो है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। लाय हरोबा त्रिपुरा और मणिपुर दोनों में मनाया जाता है। तो लाय हरोबा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा और मणिपुर दोनों में। बंगला महोत्सव
पूछा गया था, तो ये अगर पूछा जाए तो मेघालय आंसर होगा, क्योंकि बंगला देख के बंगाल नहीं मार दीजिएगा। तो बंगला महोत्सव जो है, इसके अलावा एक राजा पर्व होता है, ये भी पूछा गया था आपका, राजा पर्व। तो राजा पर्व आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा एक देव दिवाली है, ये भी आज भी पूछा गया था, तो हो सके एग्जामिनर भैया कल जो है, तो देव दिवाली आपका जो है यूपी में मनाया जाता है, और दिवाली के जो है 15 दिन के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। करची पूजा पूछा गया था, ये त्रिपुरा में है। सागा दावा भी सिक्किम में है। नोंगक्रेम मेघालय में है। नोंगक्रेम, ठीक है। बलफक्रम ये भी आपका मेघालय में है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। बलफक्रम, तो बलफक्रम को कैसे आप याद रखेंगे, बलफक्रम ये भी मेघालय में है। तो आपने जो रावण का लड़का था मेघनाथ, इसका नाम तो जरूर सुना होगा, है ना, तो इसके पास बल भी था और पराक्रम भी था, तो बलपक्रम मेघनाथ है ना, मेघालय। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चपारकूट मिजोरम में है ना। इस प्रकार से अब तो सब बताई दिया। अम्बुबाची असम में है। मॉनसून नागालैंड में है। पोंगल जलीकट्टू ये सब आपका तमिलनाडु में है। थाईपुसम वगैरह। तो ये थोड़ा सा त्योहार आर्ट एंड कल्चर देख लेना है ना। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन लगभग शिफ्ट में आया, ये भी एक टॉपिक रहा, जो आपका जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले किसी न किसी रूप में। या तो आपसे अपवर्तनांक पूछा गया, या फिर आपसे विचलन पूछा गया, या फिर आपसे प्रकीर्णन पूछा गया, या डायरेक्ट तरंग दैर्घ्य पूछा गया। इतने टॉपिक की बात किया इस वाले क्वेश्चन से। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो आपका जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर रेड होती है और सबसे ऊपर वायलेट होती है। गारंटी है रेड वायलेट आपसे नहीं पूछेगा, मैंने यहाँ बता दिया, नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि ये दोनों बच्चे याद करके आते हैं। आपको बीच वाला देखना है भाई कि इसके बाद क्रम क्या है, तो ये आप जैसे याद रख सकते हैं रख लीजिए। मांगता है तो छोटा छोटा आप जो है कोई ऐसा वर्ड बनाइए, OY क्या हो जाएगा, OYGBI, तो इसको कुछ बना सकते हैं, OYGBI। मैं तो अभी नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, पहले से सोचा होता तो क्रिएट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये क्रम है। इसमें ऑरेंज का अधिक तरंग दैर्घ्य होगा, इसके बाद येलो का होगा, इसके बाद ग्रीन का होगा, इसके बाद ब्लू का होगा, इसके बाद इंडिगो का होगा। और जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होती है उससे उतनी ही प्रकीर्णन कम होती है, अपवर्तन कम होती है, विचलन कम होती है। तो क्या समझे आप, तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन, अपवर्तन, विचलन में कैसी रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। तो मैंने जो कहा कि भाई रेड और वॉयलेट इसको छोड़ के ये याद रख लीजिएगा। अगर आप पूछ दिए, ये बहुत कम चांस होती है कि भाई आपसे पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। मान लीजिए रेड ऑप्शन ए में नहीं दिया, तो आप तो रेड रट के गए हैं, तो कहां से काम होगा। तो ये बीच वाला याद रखेगा, क्रम, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न मैं यहाँ पे रख लिया हूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी चल रही है, अभी इसमें टक्कर लगी है और इसका अगला पोर्शन टूट गया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इससे रिलेटेड जो बजट में इसकी बात कही गई है, ये आप जरूर ध्यान रखें। 400 ट्रेन चलाने की बात कही गई है, शायद एक बार देख लीजिएगा। और भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, बिना इंजन वाला ट्रेन कहा जाता है। अब आ गए हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल विधि में। न्यूमेरिकल में मैं यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूँ। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, यहाँ पे कुछ गलती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की दूरी मान लीजिए, वस्तु की दूरी निकालना है अपने को। तो क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना। इसी में रख देना है। और चिन्ह परिपाटी तो मैंने पहले ही बता दिया, PDF आपको बैक साइड में मिल जाएगा। और अभी नहीं सीख पाए तो आप सीखने की कोशिश मत कीजिए। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव लेना है। ये लेंस और दर्पण दोनों में चलेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण हो तो भी पॉजिटिव फोकस दूरी, उत्तल लेंस हो तो भी पॉजिटिव फोकस दूरी, अवतल लेंस हो तो भी पॉजिटिव निगेटिव फोकस दूरी, अवतल दर्पण हो तो भी निगेटिव फोकस दूरी। ये तो फोकस दूरी की बात हो गई। अब वस्तु दूरी आते हैं। वस्तु दूरी आपको लेंस और दर्पण, कोनो लेंस कोनो दर्पण हो, हमेशा निगेटिव लेना है। जो मेन है ना, ये है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण में जब भी बात होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में बदलते हैं।
अवतल दर्पण में क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो जब वास्तविक बनेगा, जब रियल बनेगा, तो आपको निगेटिव लेना है भी का मान अवतल दर्पण में, और जब इमेजिनरी बनेगा तो आपको पॉजिटिव लेना है। यही चीज लेंस में उल्टा हो जाता है। और ये किस लेंस के साथ ये घटना घटेगा? उत्तल लेंस के साथ, क्योंकि उत्तल लेंस में अवतल मतलब इमेजिनरी और रियल दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस में खाली इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है। जो दर्पण में होता है उसके जस्ट उल्टा लेंस में होता है। तो इसमें क्या होती है, आप दर्पण में जब रियल इमेज होता था तो भी का मान निगेटिव लेते थे, लेकिन यहाँ पे जब रियल इमेज होगा तो भी का मान पॉजिटिव लेंगे, और जब काल्पनिक इमेज होगा, इमेजिनरी होगा, तो भी का मान निगेटिव ले लेंगे। बस यही सी फर्क है। और सूत्र तो आप जानते ही हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपका दर्पण में, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आपका लेंस में। हाँ, इसके अलावा एक जो ट्रेंड में चल रहा है आवर्धन, m बराबर अगर दर्पण की बात कर रहा है तो माइनस v/u, पहले v और u का मान निकाल लीजिए, पिछवाड़ा में जो है माइनस लगा दीजिए। अगर लेंस की बात कर रहा है तो माइनस भी हटा देना है, खाली v/ua होता है, जहां v u क्या है आप तो जानते ही हैं। चलते हैं आगे। लेंस की क्षमता निकालने की बात आएगी तो पावर बराबर डायरेक्ट 1/f मीटर होता है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे डायप्टर को चिपका देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सेंटीमीटर में देगा उसको मीटर में पहले जरूर चेंज करें, ठीक है भाई। 10 सेंटीमीटर का जो है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है भैया, है ना। यदि परिपथ में 5-5 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, 12 वोल्ट की बैटरियां है, तो धारा होगा, धारा क्या होगा भाई? ओम का नियम पहले रिकॉल कीजिए, V बराबर RI होता है, ये तो हो गई सूत्र की बात। इसके अलावा परिपथ में जब श्रेणी क्रम में हो तो फाइनल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? R1 प्लस R2 बराबर फाइनल प्रतिरोध, दो गो है ना, 3 गो होता तो R3 भी लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे फाइनल प्रतिरोध होगा आपका 10 ओम, है ना। फाइनल प्रतिरोध कितना हो गया? 5 + 5 बराबर R, तो कितना हो गया? 10 ओम का साइन इस प्रकार, लेकिन तो साइने पूछ दिया था, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं, आपको हर चीज आना चाहिए, ठीक है। तो 10 ओम हो गया। तो यहाँ पे V बराबर RI करना है, तो आपका V का मान पहले से 12 पड़ा है, और ये हो गया आपका 10, और ये I हो गया, तो 1.2 एम्पियर की धारा जो है बहेगी। ये 10 नीचे आ जाएगा भैया और एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान आप एम्पियर में मापते हैं और अमीटर से मापते हैं, ये बात भी ध्यान रखें, अमीटर से मापते हैं। इसके अलावा अगर ये समानांतर क्रम में होता तो फाइनल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/5 मतलब 2/5, तो R का मान हो जाता 5/2, यानी 2.5 ओम हो जाता, ठीक है। तो इससे भी फिर V बराबर IR में रख देते अगर समांतर क्रम में होती तो। इसके अलावा यहाँ पे शक्ति आपसे पूछा जाता है क्षमता, जब आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि प्रतिरोध दे दिया, उसके बाद विद्युत धारा भी फ्लो करवा दिया, शक्ति पूछा गया, तो P बराबर क्या होता है? VI होता है। इसमें आपको डाल देना, और इसके जो भी रिजल्ट आएंगे इसके आगे वाट को चिपकाना है, क्योंकि शक्ति को मात्रक जो है वाट है, और 746 वाट की वैल्यू जो है आपका एक अश्व शक्ति होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो पावर मुझे यहाँ निकालना है, 5 और 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो टोटल प्रतिरोध कितने हो गए? फाइनल 15 ओम, है ना। तो P बराबर क्या होता है? VI होता है। VI में जो तो V तो पता ही नहीं है, I पता है और R पता है, तो मैं यहाँ से ओम के नियम से V बराबर RI से निकाल लूंगा V। तो V निकालने के लिए मुझे R और I को गुना करना पड़ेगा। R निकला हमारा 15, I है हमारा 2, तो V निकलने के लिए 15 दूनी के 30, अब फिर से 2 को गुना, तो 60 वाट जो हो जाए आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक यहाँ पे पूछा गया था, गुरु शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केरल के कोच्चि में है। लाल बहादुर शास्त्री काफी बार रिपीट हुए SSC से लेकर ग्रुप डी तक, तो ये आपका विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय ये आपका वर्धा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय नोएडा में है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनमें से सबसे अधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है पूछा गया था, और आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इत्तेफाक है दिल्ली में, ठीक है। तो द्रास जो है इंडिया का सबसे अधिक ठंडा प्रदेश है। सबसे अधिक सूखा प्रदेश जो हो जाएगा कच्छ का रण हो जाएगा। इसके अलावा जो लूनी नदी है ये कच्छ के रण में विलुप्त होती है। इसके अलावा सबसे अधिक बारिश वाला स्थान मासिन राम हो जाएगा जो मेघालय में है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे जो विविध के प्रश्न है। इसके अलावा चिपको आंदोलन को नहीं भूलना है, इनके 3 फॉर्म मैंने बताया था। चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो वनों के संरक्षण के लिए इन्होंने चलाया था चिपको आंदोलन। कहाँ पे चला था? उत्तराखंड के अंदर। लेडी नेता कौन थे? गौरा देवी। पुरुष नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसी प्रकार का अमृता देवी बिश्नोई जो है
163 महिलाओं के साथ अपने प्राण की आहुति देने जो है वाली ये महिला है, ये राजस्थान में चलाया था इस प्रकार का आंदोलन जो खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित थे। ये भी पर्यावरण संरक्षण से है। और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा 2013 ईस्वी से वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार एमपी और राजस्थान के सरकार भी देती है। तो इतनी बात हो गई एक आंदोलन का। और मैं नाम बताया था एप्पिको आंदोलन। एप्पिको आंदोलन आपका कर्नाटका में है। चिपको आंदोलन ही समझ लीजिए, इसी प्रकार का आंदोलन है लेकिन कर्नाटक में हुआ था। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने मौलिक अधिकार का सीट रख लिया है, आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आप लोगों के लिए क्या करूँ, चलिए ठीक है जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। मौलिक अधिकार से जो भी आर्टिकल है आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। जो भी अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, ये सीट आपको तुरंत ही कल सवेरे 6 बजे तक मिल जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर होता है। आज मैं चलना सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ भैया, है ना। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी है। अगर खाली भाषा संस्थान पूछे तो मैसूर है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरता है। तो मैंने आपको इसका ट्रिक दिया हूँ, मित्र पर गमछा झार। क्या, मित्र पर गमछा झार, ये आपको देना है, मित्र पर गमछा झार। तो ये मित्र से हो गया आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। इस प्रकार से जो है आपको याद रख लेना है, ठीक है। मित्र पर गमछा झार। इसके अलावा जो है आपका नहीं गुजरता है। यही 8 राज्य है जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसी में से गुजरता है। इसके बाद आपको आईपीएल ध्यान रखना है। आईपीएल का ये 2022 में 15वां सीजन हुआ था। इसके बाद ईशान किशन सबसे महंगा खिलाड़ी थे जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले, मतलब शामिल थे। इसके अलावा कल भी ईशान किशन ने 93 रन की पारी खेली, जैसा कि बहुत अच्छा लगा देखने में, कल मैं मैच देख रहा था। इसके अलावा आईपीएल 2022 में टोटल 10 टीम भाग लिया था। विजेता गुजरात टाइटंस, उपविजेता राजस्थान रॉयल थे। स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था। ऑरेंज कैप जॉस बटलर और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को दिया। ऑरेंज कैप जो है सबसे अधिक रन बनाने वाले को, पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने वाले को। आईपीएल में अब तक सबसे अधिक रन विराट कोहली के पास, सबसे अधिक विकेट ड्रेवन ब्रावो, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल के नाम है। इसके अलावा सबसे अधिक बार आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस है 5 टाइम्स। इसके अलावा दूसरा स्थान चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। तौते चक्रवात कब आया था, 2021 में आया था। प्रभावित राज्य कौन सा, महाराष्ट्र, गुजरात, अरब सागर में आई थी ये। निसर्ग इसी प्रकार का जो भी नहीं पूछा गया है, महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित तो अरब सागर में आया था और बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। इसके अलावा यास जो है बंगाल की खाड़ी में आई थी, बंगाल और उड़ीसा प्रभावित हुआ था। 42वां संविधान संशोधन से आप याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य वाला, ये सीट आपको दे दिया जाएगा। कितनी बार बता चुका हूँ, 42वां संविधान 1976 में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, उसके संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में रखा गया है, आर्टिकल 51 के क में रखा गया है। स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर लाया गया था। ये सब आपको ध्यान देना है। अब जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। मैं सिर्फ लिखा हूँ इसलिए कि आपको समझा सकूं। तो अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एडिशन होता है और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है। ये तो हो गई आपका, मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके अलावा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो अगर किसी प्रतिक्रिया में आप देख लेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है मेन धातु के साथ, तो पूछा जाएगा कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर मेन धातु के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। और जब दोनों अभिक्रिया साथ में चले तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की लॉस होती है उसे हम ऊष्मा सोखी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। क्योंकि ये तो पूछा गया था, अब तो पूछेगा नहीं। अब जो पूछेगा इसमें कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन मैंने रख दिया है कि क्या पता भाई, है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, केमिकल की फैक्ट्री यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लरो उरो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन का नाम से पिछले दिन में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आपको मैं बता दूं, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी जो है B1 बेरी बेरी होती है, इसकी कमी से थायमीन बोलते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। इसके बाद वसा और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो है आपका जल में है, बाद बाकी सब वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों जैसा जितना मुझे लगा कि आपको दे देना चाहिए मटेरियल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूरी आएगी, मतलब पूरी तो नहीं लेकिन आपको जो है इतना है कि मेरा कि कम से कम अधिक मतलब फायदा तो जरूर होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, है ना, और एक PDF ले लीजिएगा। अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।